जय हिंद साथियों। आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष आपके परिवार टॉपर्स आईक्यू पर उपस्थित हुआ हूँ। आपने जो पिछले वीडियो पर अपना प्यार दिखाया है, उस प्यार का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। आपने जो इस वीडियो पर सपोर्ट किया है, उसी सपोर्ट की वजह से मुझे ये आज मैं एक अच्छी ऊर्जा के साथ इस पीपीटी को तैयार किया हूँ। जैसा कि आपको बता दें कि मैं यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रैटेजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो विगत वर्ष में पूछे जा चुके हैं, उसी की बेसिस पे आगामी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी को हम बेहतरीन तरह से डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि हम पिछली क्लासेस में कुछ एक अच्छे कंटेंट को ले आकर के आप लोगों को प्रोवाइड कराए थे। आज मैं आप लोगों के प्यार की वजह से एक नई ऊर्जा के साथ आप लोगों के साथ एक नया पीपीटी तैयार करके लेके आया हूँ। इस पीपीटी में आज आप लोग देखेंगे कि कितने अच्छे टाइप के क्वेश्चन हैं। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के हम आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिएगा आज की क्लास सबसे बेहतरीन होगी आप लोगों के प्यार की वजह से। चूंकि देखिएगा पहला क्वेश्चन आज का ये है कि ऋग्वेद में किस पवित्र नदी का जिक्र किया गया है? क्या ऋग्वेद में किस पवित्र नदी का जिक्र किया गया है? देखिएगा दोस्तों, अगर कोई त्रुटि या कोई भी आप लोग क्वेरी रहेगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद में किस पवित्र नदी का जिक्र किया गया है? ठीक है, पहला ऑप्शन है सरस्वती। क्या? सरस्वती। दूसरा ऑप्शन है यमुना। क्या? यमुना। तीसरा क्या है? गंगा। क्या? गंगा। और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। क्या? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद में किस पवित्र नदी का जिक्र किया गया है? आपको हम कुछ चीजें यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में अच्छी तरीके से आपको डिस्कस करना चाहते हैं। देखिएगा, जैसा कि आपको पता होगा कि ऋग्वेद, ठीक है, यहाँ पे हम आपको बता दें कि हम 4 वेद पढ़ते हैं। क्या है? 4 वेद पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? 4 वेद। कितने वेद होते हैं? 4 वेद। ठीक है, उसमें आपको बता दें पहला जो होता है वो होता है ऋग्वेद। क्या? ऋग्वेद। ऋग्वेद पहला वेद हो गया ऋग्वेद। दूसरा होता क्या है? यजुर्वेद। क्या? यजुर्वेद। क्या क्या हो गया? यजुर्वेद। ठीक है, थर्ड आपको बता दें, थर्ड क्या होता है? सामवेद। क्या? सामवेद। ठीक है, फोर्थ क्या होता है? फोर्थ वेद कौन सा है? फोर्थ है अथर्ववेद। क्या? अथर्ववेद। क्या है? फोर्थ हो गया अथर्ववेद। ठीक है, आपको बता दें कि जो ऋग्वेद है, क्या जो ऋग्वेद है ये सबसे क्या है? सबसे पुराना वेद। कौन सा वेद है? सबसे पुराना वेद। क्या? सबसे पुराना पूछेगा तो आप बताएंगे क्या? ऋग्वेद। अगर पूछेगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, आप बताएंगे ऋग्वेद। अगर पूछा क्वेश्चन में कि सबसे नया वेद, यानी सबसे नया वेद, आप क्या बताएंगे? सबसे नया वेद कौन सा है? ये है आपका अथर्ववेद। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि पूछता है कि इसमें गद्य और पद्य में दोनों कौन सा वेद है, तो आप बताएंगे जो आपका यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, आपको बता दें कि जो सामवेद है इसमें संगीत यानी गायन, क्या इसमें गायन की चर्चा किया गया है। ठीक है, सामवेद में गायन का चर्चा किया गया है। आपको कुछ और महत्वपूर्ण बात बता दें कि ऋग्वेद में क्या होता है? ऋग्वेद में क्या क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? क्या ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? आपको बताना है कि पूरा टोटल 10 मंडल। क्या? 10 मंडल है। ठीक है, फिर पूछता है क्वेश्चन कि कितनी सूक्तियां हैं? क्या? कितनी सूक्तियां हैं? सूक्तियां। ठीक है, आपसे पूछेगा कि टोटल कितनी सूक्तियां हैं। क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा कि टोटल कितनी सूक्तियां हैं। क्या पूछेगा? टोटल कितनी सूक्तियां हैं। तो आपको बताना है कि 1028। क्या? 1028 सूक्तियां। तो फिर पेपर में यही पूछा जा चुका है कि टोटल कितनी ऋचाएं हैं। क्या? ऋचाएं कितनी ऋचाएं हैं टोटल, आपसे ये पेपर में पूछा गया है। ऋचाएं कितना है? 10,000। क्या पूछा जाएगा? ऋचाएं कितनी है? 10,462। क्या? 10,462 ऋचाएं हैं। यह भी पिछले क्लास पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, आपको हम बता दें कि ऋग्वेद से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं आपको इसी स्लाइड पे हम खत्म कर देंगे। ये स्लाइड पेपर में अगर कभी भी ऋग्वेद में कुछ पूछा जाएगा तो आपको इसी स्लाइड से मिलेगा। ठीक है, आपको कुछ बता दें कि ऋग्वेद को जैसे पढ़ने वाले क्या बोलते हैं
जैसे आपको बता दें कि सभी वेदों के ज्ञाता होते हैं, वेदों के उपवेद भी होते हैं, आपको हम बताएंगे, ठीक है। जैसे ऋग्वेद है, इसका आपको बता दें उपवेद, थोड़ा जगह का अभाव होता है, हमने आप पहले, ठीक है, देखिएगा। जैसे आप ऋग्वेद देखिएगा, ऋग्वेद में इसका उपवेद क्या है, ठीक है। पहले इसके हम ज्ञाता के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। ऋग्वेद के जो ज्ञाता होते हैं इसके बारे में आपको जिक्र करेंगे। उसके बाद आपको हम यहाँ पे बता देंगे उपवेद, क्या उपवेद बता देंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा इससे कुछ पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद के जो ज्ञाता होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, होत्री, क्या होत्री, होत्री, क्या होत्री, होत्री, ठीक है। ऋग्वेद के जो ज्ञाता होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, होत्री बोलते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या बोलते हैं, होत्री, ऋग्वेद के ज्ञाता को हम होत्री बोलते हैं। और बता दें कि सामवेद, क्या सामवेद के जो ज्ञाता होते हैं, ये जानकार होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं उद्गाता, क्या उद्गाता। सामवेद के जानकार जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या है, उद्गाता। मित्रों, सामवेद के जो ज्ञाता होते हैं हम उन्हें उद्गाता कहते हैं, क्या कहते हैं, उद्गाता कहते हैं, ठीक है। आपको हम बता दें कि जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनके जानकार के बारे में बता दें। जो अथर्ववेद होता है इनके जानकार क्या बोलते हैं, ब्रह्म, क्या बोलते हैं, ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा बोलते हैं, ठीक है। और आपको बता दें जो यजुर्वेद है, यजुर मतलब यज्ञ, यज्ञ यानी जो यज्ञ होता है, ठीक है, उसके जो ज्ञाता हैं आपको बता दें कि यजुर्वेद के ज्ञाता को आप लोग बोलते हैं अर्धर्यु, क्या बोलते हैं, अर्धर्यु, क्या बोलते हैं, अर्धर्यु, क्या बोलते हैं, अर्धर्यु, अर्धर्यु, ठीक है, अर्धर्यु, ठीक है, इसके ज्ञाता को बोलते हैं। अब आपको हम कुछ चीजें बताएंगे उपवेद। जैसे आपको बता दें कि ऋग्वेद, ऋग्वेद का जो उपवेद होगा आपको साथ में लिखे हैं, ऋग्वेद, फिर लिखेंगे सामवेद, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद, सामवेद, फिर बोलेंगे आपको यजुर्वेद, क्या यजुर्वेद, फिर उसके बाद होगा अथर्ववेद, क्या होगा प्यारे मित्रों, अथर्ववेद, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा इसका जो उपवेद है, आपको बता दें कि जो ऋग्वेद है उसका उपवेद है धनुर्वेद, क्या ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहाँ पर आपको इसके उपवेद के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। जैसे हो गया ऋग्वेद, ऋग्वेद के उपवेद क्या होता है, आयुर्वेद, क्या आयुर्वेद, क्या आयुर्वेद, ये आयुर्वेद, ठीक है। इसका ऋग्वेद का क्या है, उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, ठीक है। आपको बता दें जो सामवेद है, सामवेद का जो उपवेद है ये क्या है, गंधर्ववेद, क्या गंधर्ववेद, क्या है, गंधर्ववेद, ठीक है। ये सामवेद का क्या है, उपवेद है। यजुर्वेद, यजुर यानी यज्ञ, जब यज्ञ कब होता था पहले के जमाने में, यज्ञ तब होता था जब एक दूसरे के बीच में युद्ध होता था, तो वहां पे यज्ञ होता देवी देवताओं में, ठीक है। तो यजुर्वेद के याद चलेंगे आप, क्या धनुर्वेद, ध से धनुष, धनुष से क्या होता है, धनुर्वेद, क्या होता है, धनुर्वेद, ठीक है। ये हो गया आपका यजुर्वेद से संबंधित। आपको याद हो गया होगा कि यजुर्वेद यानी यज्ञ से क्या हो जाएगा, धनुष, ठीक है। धनुष से आप याद कर लेंगे धनुर्वेद, क्या याद कर लेंगे, धनुर्वेद। और आपको बता दें जो अथर्ववेद है, क्या अथर्ववेद का जो उपवेद है यहाँ पे क्या है, शिल्पवेद, क्या शिल्पवेद, क्या शिल्पवेद, ठीक है, शिल्पवेद, ठीक है। ये चीजें आपको पेपर की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं, आप इन सभी को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा जो विगत वर्षों में पेपर में पूछे गए हैं। कभी कभी पेपर में भी पूछ लेता है कि यहाँ पे अग्नि और इंद्र का कितनी बार जिक्र किया गया, क्या पूछता है कि अग्नि का कितनी बार जिक्र किया गया है, और पूछता है कि इंद्र का कितनी बार जिक्र किया गया है, पूछता है कि इंद्र का कितनी बार जिक्र। जब पूछेगा इंद्र तो आप बोलेंगे 250 बार, क्या 250 बार। और जब पूछेगा अग्नि के लिए आप बताएंगे 200 टाइम्स, क्या है 200 बार, ठीक है। ये चीजें आपको पूछेगा। कभी कभी पूछता है कि वेद का वेदांग कितना है, कितने हैं ऋग्वेद में, कितने वेदांग हैं, क्या ऋग्वेद में कितने वेदांग है। आपको बताना क्या है कि वेदांगों की संख्या कितनी है, आपको लिखना है कि वेदांग जो है, वेदांग की संख्या टोटल कितनी है, 6। कितने वेदांग हैं आपको लिखना है 6, ठीक है। पेपर में कुछ ऑप्शन देता है कि निम्नलिखित में इसमें से कौन सा वेदांग नहीं है, तो आपको 6 वेदांग को याद रखना है। क्या याद करना है, 6 वेदांग। जैसे क्या है, पहला शिक्षा, दूसरा क्या है ज्योतिष, शिक्षा, ज्योतिष, तीसरा क्या है व्याकरण, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण। चौथा है छंद, निरुक्त, क्या छंद, निरुक्त। देखो
शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ये आपके वेदांग हो गए। एक वेदांग आपका क्या है, कल्प भी है, सॉरी 6। टोटल कितने वेदांग होंगे, 6। पहला क्या है, शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा व्याकरण, चौथा छंद, उसके बाद निरुक्त और कल्प, ये आपके वेदांग है। एक एग्जाम में पूछा था, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, क्या पुराणों की संख्या कितनी है, ठीक है। आप यहाँ देख लीजिएगा पुराण, क्या पुराण, जब पूछेगा पुराणों की संख्या कितनी है, आपको बताना है टोटल 18 पुराण है, कितने 18 पुराण है, ठीक है। पूछेगा सबसे पुराना पुराण कौन सा है, ठीक है, क्या सबसे पुराना पुराण कौन सा, आपको बताना है कि मत्स्य पुराण, क्या मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है, क्या मत्स्य पुराण, ठीक है, मत्स्य पुराण सबसे ओल्डेस्ट, क्या है मत्स्य पुराण सबसे ओल्डेस्ट पुराण है, क्या सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा, इसमें ऋग्वेद में किस पवित्र नदी का जिक्र किया गया है, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा सरस्वती। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसी स्लाइड से ही बनेंगे। आइए इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन लगा हुआ है स्लाइड पे, आप देखिएगा। पूछा गया है गौतम बुद्ध का, क्या गौतम बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, क्या गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है प्यारे मित्रों। इसमें लिखा गया है पहला ऑप्शन बोध गया, क्या पहला ऑप्शन है बोध गया, सेकंड क्या है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, थर्ड ऑप्शन क्या है कुशीनगर, क्या कुशीनगर, और फोर्थ ऑप्शन क्या है मित्रों सारनाथ। आइएगा आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका ऑप्शन होगा क्या आखिर, क्योंकि वो ऑप्शन इसमें दिया गया नहीं गया है, उसमें होना चाहिए एक ऑप्शन कपिल वस्तु, क्या कपिल वस्तु होना चाहिए मित्रों। आप इसमें समझिएगा नहीं कि इसमें किसी में ऑप्शन होगा, ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। आइए आपको बता दें गौतम बुद्ध जी के बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे अवश्य। गौतम बुद्ध जी लाइट ऑफ एशिया के नाम से बहुत फेमस है, क्या गौतम बुद्ध जी लाइट ऑफ एशिया के नाम से बहुत फेमस है। सबसे पहले क्वेश्चन कभी कभी यही पूछ लेता है कि आखिर गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, क्या गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था पूछ लेता है। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध जो है इनका जन्म कपिलवस्तु के कुशीनारा, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक, क्या कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था, क्या कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ कब था, आपसे मान लो को भी पूछ लिया तो आपको बताना है 563, क्या 563 ईसा पूर्व, ठीक है 563 ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व आपको ईस्वी में पता भी होगा, ईसा पूर्व पीछे चलता है और ईस्वी आगे की तरफ काउंट होता है, ठीक है मित्रों। देखिएगा कभी पूछता है इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु, क्या कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के कहाँ पे लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, कहाँ कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। आपको ये हम बताते चले, कभी पूछता है कि आखिर इनकी मृत्यु कब हुई थी, क्या इनकी मृत्यु कब हुई थी, यही भी क्वेश्चन पूछता है। लेकिन आपको बता दें गौतम बुद्ध जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बहुत परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उचित है आपको हम बताते हैं। देखिएगा पूछता है गौतम बुद्ध, क्या गौतम बुद्ध को क्या बोलते हैं, सबसे पहले बोलते हैं लाइट ऑफ एशिया, क्या लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया ये गौतम बुद्ध जी को कहते हैं, यानी एशिया का प्रकाश, क्या एशिया का प्रकाश, ठीक है एशिया का प्रकाश ये किसको बोलते हैं, गौतम बुद्ध जी को बोलते हैं, ठीक है एशिया का प्रकाश ये गौतम बुद्ध जी को बोलते हैं। इनके जन्म के विषय में कुछ महत्वपूर्ण पदचिन्ह है आपको हम बताएंगे, क्योंकि पेपर में कभी देखकर पूछता है इसका मतलब क्या होता है। जैसे आपको बता दें कि इनका जो जन्म है वो किससे दर्शाया जाता है, बता दें आपको। देखिए जो इनका जन्म है, क्या जो गौतम बुद्ध जी का जन्म है ये बताया जाता है, क्या जन्म को बताते हैं साँड़ और कमल से, क्या साँड़ तथा कमल से, क्या ये इनके जन्म का प्रतीक है, ठीक है प्रतीक चिन्ह है सब, ठीक है साँड़ और कमल, ठीक। जैसे आपको बता दें और कभी पूछ लेता है कि इनका जो पहला उपदेश था, क्या पहला उपदेश फर्स्ट उपदेश क्या हो, ये पहला उपदेश क्या है, ये है धर्म चक्र परिवर्तन, क्या धर्म चक्र परिवर्तन, क्या धर्म चक्र परिवर्तन पहला उपदेश, ठीक है। उसके बाद पूछता क्या है इनका जो निर्वाण है, क्या निर्वाण, जो निर्वाण है बुद्ध धर्म में जो इंसान मृत्यु के बाद
अगर वो निर्वाण की मृत्यु को ही यहाँ पे निर्वाण बोलते हैं। निर्वाण क्या है यहाँ पे, निर्वाण को बोलते हैं महापरिनिर्वाण, यानी पद चिन्ह इनका जो है यहाँ पे निर्वाण है। क्या, पद चिन्ह जो है यहाँ पे इनका निर्वाण है। ठीक है, पद चिन्ह जो है यहाँ पे ये निर्वाण है। ठीक है, आपको समझ लीजिएगा, जन्म साण और कमल से है, उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन से है, निर्वाण क्या है, पद चिन्ह है। ठीक है, और आपको कुछ बताते चले यहाँ पे कि गौतम बुद्ध जी इनका जो है, आपको बता दें, ऑप्शन इसमें लिखा नहीं गया है, इनका जो जन्म हुआ था एक पांचवा ऑप्शन इसमें फिट कर लीजिए, मान लीजिएगा, क्योंकि आप लोग से जरूर फंसे होंगे। पांचवा ऑप्शन क्या रहेगा, आपको लिखना है कि लुम्बिनी। क्या, लुम्बिनी। क्या लिखना है, लुम्बिनी। इनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ पे, लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। आपको हम बताते चले कि लाइट ऑफ एशिया होने के साथ साथ इन्हें लुम्बिनी नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। आपको बता दें, इसमें पेपर में पूछा जाता है कभी कभी कि इनके पिता और माता का क्या नाम था। क्या, गौतम बुद्ध के पिताजी, इनका जो बचपन का नाम था, गौतम बुद्ध जी के बचपन का क्या नाम था, इनकी बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या, बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या, सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। प्यारे मित्रों, बचपन का नाम सिद्धार्थ। ये अभी पेपर में पूछा गया हाल था, जीडी के पेपर में ये पूछ लिया गया कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, उसमें ऑप्शन एक दिया था सिद्धार्थ। ठीक है, अब इन कभी कभी पेपर पूछता है कि इनकी माता का क्या नाम था। क्या है, इनके माता और पिता का नाम। क्या, माता और पिता का नाम। ठीक है, माता और पिता का नाम। ठीक है, पेपर में क्या पूछता है, इनके माता और पिता का नाम। जैसा कि आपको बता दें, हम जो भी स्लाइड पे करा रहे हैं ये सभी परीक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित होंगी अगर आप इन्हें डेली बेसिस पे रिवीजन करते जाएंगे। ठीक है, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो ये चीजें आपको भूल भी सकती हैं, इसलिए आप इसे रिवीजन अवश्य करिएगा। इनके माता का नाम आपको बता दें यशोधरा। क्या, यशोधरा। क्या, यशोधरा। ठीक है, माता का नाम यशोधरा है और पिता का इनके नाम पेपर में पूछा गया है। आप लोग बताइएगा इनके पिताजी का क्या नाम था। शुद्धोधन। क्या है, शुद्धोधन। क्या नाम है, शुद्धोधन। ठीक है, ये आप लोग मित्रों याद रखिएगा। ठीक है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या है, शुद्धोधन। लेकिन आपको बता दें कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के क्या है, संस्थापक भी हैं। क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक भी हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक भी हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक क्या है, गौतम बुद्ध है। क्या है, गौतम बुद्ध है। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध है। ठीक है, आपको यहाँ लिख दें, आप इसको जानिएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक ये कौन है, गौतम बुद्ध स्वयं है, अपने धर्म के ही संस्थापक हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसको नोट करिएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि इनकी पत्नी का नाम कभी कभी पूछा था। क्या पूछता है कि इनकी आखिर पत्नी का क्या नाम था, आप बताएंगे यशोधरा। क्या बताएंगे मित्रों, यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। इनकी माता का क्या नाम था, इनकी माता का नाम था माया देवी। क्या, माया देवी इनकी माता का नाम था। ठीक है मित्रों, ये आप लोगों को जो मैं बताया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है, आपको बता दें कि इसमें पूछता है कि आखिर बौद्ध धर्म की जो संगीतियाँ हुई थी, क्या, जो संगीतियाँ हुई थी ये कब और कितने कितने समय में हुई थी, एग्जाम में पूछता है। आपको कुछ बता दें कि इसमें बौद्ध धर्म में एक पूछता है त्रिपिटक किससे संबंधित है। क्या, त्रिपिटक, त्रिपिटक किससे संबंधित है, त्रिपिटक किससे संबंधित है, आपको बताना है। यह भी किससे है, बौद्ध धर्म से। किससे है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे मित्रों, बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। ठीक है, अब त्रिपिटक में कभी कभी ऑप्शन देता है कि आखिर त्रिपिटक में आता क्या क्या है। क्या, त्रिपिटक में आता क्या क्या है, आपको लिखना है। त्रिपिटक में पहला आता है विनय पिटक। क्या, विनय पिटक, विनय पिटक। उसके बाद आप लिखिएगा सुत्त पिटक। क्या, विनय पिटक, सुत्त पिटक। क्या मित्रों, सुत्त पिटक। उसके बाद आपको क्या लिखना है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। क्या, अभिधम्म पिटक। क्या, अभिधम्म पिटक। आपको देखिए हम कितनी इजी तरीके से आपको एक ही जगह पर
सभी कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं मित्रों। आप अपना प्यार दिखाते रहिएगा, हम आपको सभी चीज़ें एक ही जगह आपको ऐसे तरीके से दे देंगे, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है और आपकी जिम्मेदारी बनती है आप इसे डेली बेसिस पे पढ़ते रहिएगा। ठीक है, ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभी कभी कभी पेपर में ये भी पेपर वाला पूछ लेता था कि आखिर इनमें भाषा कौन सी थी, किस भाषा में इन्होंने अपने जो ज्ञान है उन लोगों को कैसे बताया, किस भाषा में बताया। तो आपको बताना है यहाँ पर जो भाषा यूज की गई थी कौन सी भाषा थी, यहाँ पर भाषा यूज की थी पाली। कौन सी भाषा, पाली भाषा का यूज किया गया। ठीक है, इसमें पाली भाषा का यूज किया गया। कभी भी पूछता है कि त्रिरत्न का संबंध किससे है, क्या त्रिरत्न का संबंध किससे है मित्रों, तो आपको बताना है कि त्रिरत्न, क्या त्रिरत्न, त्रिरत्न का संबंध किससे है, तो आपको फिर बता देना है कि त्रिरत्न का संबंध बौद्ध धर्म से है। किससे है, बौद्ध धर्म से। पूछता है आखिर त्रिरत्न में है क्या, त्रिरत्न में है क्या, तो आपको बताना है कि बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ, क्या बुद्ध धर्म और संघ, ये त्रिपिटक में बताया गया है। ठीक है मित्रों, बुद्ध धम्म और संघ, क्या बुद्ध धम्म और संघ को त्रिपिटक में बताया गया है। कभी कभी पेपर वाला पूछता है कि बुद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध थे इन्हें किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किस वृक्ष के नीचे, तो आपको बताना है कि जो पीपल का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, इनके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ये प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में इन्हें प्राप्ति हुई थी। ठीक है मित्रों, आपको बताते चले कि गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध जी, इन्हें पूछता है कि इनका जो पहला उपदेश है, क्या जो पहला उपदेश है, आपको बता दें जो इनका पहला उपदेश है उसे किस नाम से जाना जाता है, क्या किस नाम से जाना जाता है। इनका जो पहला उपदेश है, देखिएगा इनका जो पहला उपदेश है गौतम बुद्ध जी का नाम, गौतम बुद्ध जी का जो पहला उपदेश है, क्या पहला उपदेश उसे हम धर्म चक्र परिवर्तन, क्या धर्म चक्र परिवर्तन, क्या धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, क्या धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से पहले उपदेश को जानते हैं। आखिर पूछता है कभी कभी पेपर में कि पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो आपको बताना पड़ेगा कि पहला उपदेश सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने दिया था। अभी आपको पता होगा कि सारनाथ कहाँ पे है, आपको बताना है कि वाराणसी में। कहाँ पे, वाराणसी आपका कहाँ पड़ता है, यूपी में। कहाँ मित्रों, यूपी में। ठीक है, और पूछता है कभी कभी पेपर वाला कि गौतम बुद्ध जी ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पे दिए, क्या सर्वाधिक उपदेश, क्या गौतम बुद्ध जी ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो आपको पता है कि सर्वाधिक जो उपदेश हैं ये श्रावस्ती, क्या श्रावस्ती जिला यूपी का है। यहाँ पर श्रावस्ती जिला जो है यूपी का, यहाँ पर श्रावस्ती जिला यूपी, यहाँ पर सर्वाधिक उपदेश दिए गौतम बुद्ध जी के। यहाँ पर ये जो आपको हम लिखा दिए हैं ये सब एकदम इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको याद रखिएगा, ये पेपर में अवश्य पूछे जाएंगे। एक बात आपको बताते चलें कुछ और कि कभी कभी पेपर वाला ये पूछता है कि आखिर जो ये बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, चारों बौद्ध संगीतियाँ, कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, केवल 4 हुई हैं। ठीक है, आपको बता दें चारों बौद्ध संगीतियाँ किसके किसके शासनकाल में हुई और कब कब हुई। देखिए पहला बौद्ध संगीति, सेकंड बौद्ध, आप इसको टेबल बना लीजिएगा, इसी तरीके से एक टेबल में आप भी नोट कर लीजिएगा। सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद आपका क्या हो गया फोर्थ, क्या मित्रों फोर्थ। ठीक है, देखिए भाइयों ये जो आपको मैं बता दे रहा हूँ ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में अवश्य पूछी जाएंगी। पहले बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी, क्या कब और कहाँ हुई थी ऐसे पूछता है, तो आपको बताना है पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी। आपको देखिए ये चीज़ें जो हम बता दे रहे हैं ये चीज़ें कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि फालतू चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को एकदम इंपॉर्टेंट स्लाइड हम बता रहे हैं। पहली बौद्ध संगीति, सेकंड बौद्ध संगीति, उसके बाद पूछेगा कभी कभी थर्ड, फिर पूछेगा फोर्थ। पहले आपको बताना है कब हुआ था, 483, क्या पहली 483 ईसा पूर्व, क्या 483 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद फिर पूछा दूसरी कब हुई, तो आपको याद रखना है 483 फिर 100 घटा दीजिए, क्या 100 घटा दीजिए, उसके बाद 383 आ जाएगा, फिर 255, क्या 255 ईसा पूर्व में, उसके बाद आपको आना है फिर ईस्वी में, क्या फिर ईस्वी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से ईस्वी स्टार्ट हो जाता है। पूछता है कि इसके आखिर अध्यक्ष कौन कौन थे,
जो पहली बहुत संगति हुई थी इसके अध्यक्ष कौन थे, जो सेकंड हुई थी इसके अध्यक्ष कौन थे, जो थर्ड हुई थी इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, जो पहली बहुत संगति थी, क्या पहली बहुत संगति इसके अध्यक्ष कौन थे। पेपर में पूछा गया कि पहली बहुत संगति इसके अध्यक्ष कौन थे, फिर पूछा गया कि सेकंड बहुत संगति इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, आपको बता दें जो पहली बहुत संगति हुई थी ये अजात शत्रु, क्या अजात शत्रु, यहाँ पे लिख रहे मित्रों आप लोग देखिएगा, ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ, क्या अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, पहली बहुत संगति अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, उसके बाद बता दें जो सेकंड बहुत संगति हुई थी, सेकंड बहुत संगति, ये सेकंड बहुत संगति जो हुई थी ये हुई थी, देखिएगा सेकंड बहुत संगति अजात शत्रु के शासन, पहली अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। सेकंड बहुत संगति पेपर में पूछता है कि आखिर ये किसके शासनकाल में हुआ, क्या किसके शासनकाल में हुआ। अजात शत्रु के बाद आता है कालाशोक, क्या कालाशोक, कालाशोक के शासनकाल में सेकंड बहुत संगति होती है, क्या सेकंड बहुत संगति ये कालाशोक के शासनकाल में होता था। फिर पूछती है कि तीसरा किसके शासनकाल में हुआ, फिर आपको बताना है तीसरा जो हुआ था ये अशोक के शासनकाल में हुआ था, क्या अशोक के शासनकाल में हुआ था। फिर पूछता है कि आखिर चौथी कब हुई थी, तो आपको बताना है कि जो चौथी बहुत संगति हुई थी अशोक, उसके बाद आपको बताना है ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, किसके मित्रों कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, क्या कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, जो चौथी बहुत संगति है ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। पूछता है कि चौथी बहुत संगति की अध्यक्षता किसने की, क्या इसकी अध्यक्षता किसने की, क्या पूछता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की। आपको बताना है कि इसकी जो अध्यक्षता है चौथी बहुत संगति की अध्यक्षता ये वसुमित्र के द्वारा, क्या वसुमित्र के द्वारा की गई, किसके द्वारा वसुमित्र के द्वारा की गई। ठीक है, अब पूछता है कि इसके आखिर उपाध्यक्ष कौन थे, क्या उपाध्यक्ष, पूछता है कि इसके आखिर उपाध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे, क्या अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, पूछता है कभी कभी कि आखिर बौद्ध धर्म टूटा कब, क्या चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद, क्या चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया, क्या चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया। पहला भाग महायान, क्या महायान, ठीक है, दूसरा भाग क्या था हीनयान, क्या महायान और हीनयान, क्या महायान तथा मित्रों हीनयान दो भागों में टूट गया। कब, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद। क्या आपको याद रखना है कि जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी उसके बाद बुद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म जो है दो भागों में टूट गया। ठीक है, आपको बता दें कि जो क्वेश्चन में लिखा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको बताना क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु यानी लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी में। मित्रों याद रखिएगा ये ऑप्शन कोई एक भी सही नहीं है, कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे, लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है मित्रों, ये ऑप्शन देख के आप लोग घबराइएगा मत, चूंकि ऑप्शन जो दिए गए हैं ये ऑप्शन आप लोगों की वजह से डराने के लिए दिए गए हैं, जो कि आप लोगों को उस पर ध्यान नहीं देना है। कभी कभी पूछ लेता है कि बौद्ध धर्म का, क्या बौद्ध धर्म का, क्या बौद्ध धर्म का, पूछता है कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है। क्या पूछता है कि पवित्र ग्रंथ, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ, तो आपको बताना है कि जो पवित्र ग्रंथ है ये कौन सा है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ, ये जातक है मित्रों, क्या है जातक, पवित्र ग्रंथ क्या है जातक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ये जो कुशीनगर स्थान है ये यूपी का कुशीनगर, इस जिले में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, क्या मृत्यु हुई थी। ठीक है, कुशीनगर में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। मित्रों ये चीजें आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ये चीजें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर पूछा मान लो एग्जाम में पूछ भी लेता है कि आखिर इनकी मृत्यु किस सन में हुई है, तो आप लोगों को ये सन बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं लगता है मेरे दृष्टिकोण से, लेकिन अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा 483, क्या 483। लेकिन आपको ध्यान देना है पेपर में कभी भी फंसा देता है कि यहाँ दे देता है 483 ईस्वी, क्या 483 ईस्वी, लेकिन आप लोग को ध्यान देना ईसा पूर्व लिखा गया है। क्या लिखा गया है, ईसा पूर्व। ठीक है, आप लोग इस स्लाइड को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, और आपको कुछ बताते चले, इसमें कुछ चीजें और हैं जो आप लोगों के बीच में हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा क्या है, ये है कि पाटलिपुत्र, यहाँ क्या लिखा गया है पाटलिपुत्र, इसके बारे में आपको कुछ हम बता दें कि पाटलिपुत्र क्या है, ये जो बिहार में एक पटना जगह है, क्या पटना, उसका उपनाम क्या है पाटलिपुत्र। क्या नाम है, उपनाम क्या है
पाटलिपुत्र। यहाँ पे क्या दिया गया है, सारनाथ। क्या दिया गया मित्रों, सारनाथ। सारनाथ कहाँ पे है, वाराणसी में है। क्या है, वाराणसी। आपको हम कल कुछ बताए थे कि वाराणसी में क्या है, वाराणसी में आप लोग बताए कि लाल बहादुर एयरपोर्ट। क्या, लाल बहादुर एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है, वाराणसी में है। लाल बहादुर एयरपोर्ट कहाँ पे है मित्रों, वाराणसी में है। ठीक है, आप लोगों को हम कुछ एयरपोर्ट के बारे में कल और बताए थे, लेकिन आप लोग शायद इस पर ध्यान नहीं दिए। आपको हम बताए थे कल से 100वीं स्मार्ट सिटी क्या है मित्रों, 100वीं स्मार्ट सिटी आप लोगों को बताया था। 100वीं स्मार्ट सिटी क्या है, मेघालय का शिलांग है। क्या है, मेघालय का जो शिलांग है ये 100वीं स्मार्ट सिटी है। आप लोगों को याद होगा कि हम और आप लोगों को बताए थे कुछ एयरपोर्ट, जैसे कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट ये बेंगलुरु में है। आपको बताए थे सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट ये यहाँ पे अहमदाबाद में। क्या पे, अहमदाबाद में। आपको बता दें मित्रों, जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट कहीं पूछेगा पेपर में तो आपको क्या बताना है, जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट ये आपका मुंबई में है। कहाँ पे है, जवाहरलाल नेहरू ये कहाँ पे है, ये आपको बता देना है कि मुंबई में। आप इसी चीज़ों को याद करते चलेंगे। एक चीज इसको हम समराइज करते हुए पढ़ेंगे। क्या, समराइज करते हुए एक जगह पर अधिक से अधिक कंटेंट आप लोगों के दिमाग में उतार पाए। आपसे उम्मीद है ये चीजें आप लोगों को बेहतर होगा। अगर बेहतर नहीं होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए बेहतर है या नहीं। मुंबई किस द्वीप पे, कभी कभी पूछता है कि मुंबई आखिर किस द्वीप पे है, तो आपको बताना पड़ेगा। मुंबई जो है सालसेट द्वीप पे, किस पे है, सालसेट द्वीप पर है। मुंबई किसे बसा हुआ है, सालसेट द्वीप पर। ठीक है, मुंबई किस पे बसा हुआ है, सालसेट द्वीप पर। कभी कभी पूछता है कि ट्रॉम्बे कहाँ है। क्या, ट्रॉम्बे अपना कहाँ पे है, आपको बताना है कि मुंबई में ट्रॉम्बे कहाँ पे है, ये मुंबई में। ठीक है, ट्रॉम्बे कहाँ पे है, ये मुंबई में स्थित है। फिर पूछेगा आपसे नोआ सेवा बंदरगाह कहाँ पे है, नोआ सेवा। क्या, नोआ सेवा बंदरगाह कहाँ पे है, नोआ सेवा बंदरगाह ये कहाँ पे है, तो आपको बता दें ये नोआ सेवा बंदरगाह जो है ये भी मुंबई में है। कहाँ, ये भी मुंबई में है। कहाँ पे है, मुंबई में। ठीक है मित्रों, ये मुंबई। अब इसका नया नाम क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये कहाँ पे है, मुंबई में। आपको पता कभी पूछ लेता है पेपर में कि आखिर मुंबई की स्थापना कब हुई। क्या, मुंबई अलग कब हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा 1860 में। क्या, 1860 में मुंबई अलग हुआ था। ठीक है, वैसे आपको ये चीज़ें याद नहीं रखनी है क्योंकि अभी तक पेपर में पूछा नहीं गया है, इसलिए आप लोग ज़्यादा कंटेंट नहीं, जो कंटेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हो उसी पे आपको ध्यान देना है। आइए आपको हम एक नए क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, जिस तरीके से ये क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों, भारत का सबसे लंबा बांध। क्या, भारत का सबसे लंबा बांध। ठीक है, ऑप्शन एक क्या है, हीराकुंड। क्या, हीराकुंड बांध। क्या है, हीराकुंड बांध। उसके बाद है टिहरी बांध। क्या, टिहरी डैम। ठीक है, उसके बाद है भाखड़ा बांध। क्या, भाखड़ा नांगल बांध। फिर चौथा ऑप्शन क्या है, नागार्जुन सागर बांध। क्या, नागार्जुन सागर बांध। ठीक है मित्रों, आपको बता दें कि भारत का सबसे लंबा, पेपर में यही पूछता है लंबा ऊंचा। ठीक है, सबसे लंबा बांध कौन सा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बता दें कि भारत का सबसे लंबा बांध ये आपका है हीराकुंड बांध। क्या, हीराकुंड डैम। वो पूछता है कभी कभी सबसे ऊंचा। क्या, सबसे ऊंचा बांध, तो आपको बताना है कि सबसे ऊंचा जो बांध है ये कौन सा है, ये टिहरी बांध। पूछता है कि टिहरी बांध है कहाँ, पेपर वाला पूछ लिया आपसे, मान लीजिए कि टिहरी बांध है कहाँ, तो आपको बताना है कि उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक है, पेपर में पूछ लिया कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। क्या, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। क्या, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। क्या, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। क्या मित्रों, गुरुत्वीय डैम यानी बांध। ठीक है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तो आपको बताना क्या है, ये है भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, उसके बाद नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है, मान लीजिए पूछ लिया तो आपको बताना है कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आपका सबसे लंबा बांध कभी कभी पूछ लेता है। इसमें एक बार हम आप लोगों को ये स्लाइड जो है अच्छी तरीके से डिस्कस कराएंगे। अभी अगले क्लास में हम इसी तरीके से लेके आएंगे, सबसे लंबा, विश्व में सबसे लंबा, भारत के अंदर सबसे लंबा, भारत के अंदर सबसे ऊंचा, विश्व में सबसे ऊंचा, ये चीज़ हम आपको दोबारा डिस्कस कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इतना ही पढ़िएगा। ठीक है, अगली क्लास में हम अच्छी तरीके से इसको डिस्कस करेंगे, इस स्लाइड को लेके आएंगे, आप देखिएगा, बहुत बहुत प्यार मिलेगा आपका अगर तो बहुत मजा आएगा ये चीज़ देखने में। ठीक है मित्रों, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, विटामिन ई की कमी से। क्या, विटामिन ए
की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या ये जो विटामिन ए लिखा गया है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है मित्रों? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए क्या, सबसे पहले आपको बता दें कि विटामिन की खोज कब हुई, ये पूछता है पेपर में कि खोज किसने की है, यही पूछा जाता है। आपको बता दें कि विटामिन की खोज हुई कब, आखिर इसकी खोज हुई कब? इसकी खोज 1911 में, 1911 में, ठीक है, सन 1911 में विटामिन की खोज किसने द्वारा किया गया? विटामिन की खोज आखिर किसके द्वारा किया गया? तो आपको बताना है कि विटामिन की खोज किसने किया? फंक ने किया। किसने किया? फंक ने किया। ठीक, विटामिन की खोज किसने किया? फंक ने। किसने सन में किया? 1911 में। कितने में? 1911 में। ठीक है, उसके बाद पूछता क्या है कि आखिर विटामिन कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, वाटर सोल्यूबल होते हैं कुछ विटामिन होते हैं वसा में मिले। आपको बता दें कि जो वाटर यानी पानी में मिले, क्या पानी में मिले वाटर में सोल्यूबल जो है ये विटामिन कौन से हैं? आपको ये एक पता होगा कि एक WBC आपको याद होगा, RBC और WBC होता है, इसका जिक्र हम आगे कभी करेंगे जरूर। ठीक है, इससे आपको याद रखना है W फॉर क्या हो जाता है? वाटर। क्या W फॉर वाटर हो जाएगा? B और C, यानी विटामिन B और C जो है ये वाटर सोल्यूबल क्या है? ये पानी में विलय है। पूछता है कभी कभी कि वसा में विलय कौन से विटामिन है? क्या वसा में विलय विटामिन क्या है? वसा में विलय विटामिन क्या? वसा में विलय विटामिन। इसमें कौन कौन से हैं? आपको याद रखना है क्या? अडिक DEK, क्या अडिक, यानी जो ये विटामिन है ADEK, जो A है, D है, E है और K, ADEK, क्या विटामिन A, D, E और K, क्या विटामिन E, A, D, K, ये विटामिन वसा में विलय यानी घुलनशील। पेपर में पूछा जाता है कि पानी में विलय कौन से विटामिन है? आपको बताना है WBC से आपको याद रखना है कि WBC यानी B और C विटामिन जो है वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, फिर पेपर में पूछता क्या है? आखिर सबका नाम क्या है? ठीक है, तो आपको बता दें कि जो विटामिन ए है, क्या विटामिन ए, ठीक, जो विटामिन ए है इसका नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या रेटिनॉल, विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी में बी कॉम्प्लेक्स कई तरीके से है, B1 उसका है B2, क्या B2 B1 को बोलते हैं थायमीन, क्या थायमीन, उसके बाद राइबोफ्लेविन, क्या राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन B2 का क्या नाम है? राइबोफ्लेविन, क्या राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन B2 जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, विटामिन बी क्या है? कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसका कई नाम है, ठीक है। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक है। उसका पूछता है कभी कभी विटामिन B3, क्या B3, इसका नाम आप क्या बताएंगे? नियासिन, क्या मित्रों? नियासिन, इसको आप याद रखिएगा, ये पेपर में अवश्य पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पूछता है कि विटामिन B5 का क्या नाम है? आपको बताना है, इसको बोलते हैं पेंटोथोनिक, क्या पेंटोथोनिक, इसको बोलते हैं पेंटोथोनिक, इसलिए विटामिन B5। पूछता है विटामिन B7, इसी को बोलते हैं, B7 को ही बोलते हैं विटामिन H, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। B7 को क्या बोलते हैं? विटामिन H, इसे क्या बोलते हैं? बायोटीन, क्या बायोटीन, ठीक है, बायोटीन, ठीक है। एक विटामिन और है, पूछता है विटामिन B12, क्या B12 क्या बोलते हैं? इसको साइकोबालामिन, क्या साइकोबालामिन, ठीक है, ये विटामिन B12 का नाम है। पूछता है कभी कभी आखिर कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? तो आपको बता दें कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है मित्रों? कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है, ठीक है। ये विटामिन बी के कुछ कॉम्प्लेक्स थे। अब आप बताएंगे विटामिन सी पूछा जाता है पेपर में, विटामिन डी पूछा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से विटामिन ई भी होता है, ठीक, आपको नीचे शायद दिख नहीं रहा होगा, अभी आपको डिस्कस कर देंगे आगे। विटामिन सी पूछा जाता है, सी का मतलब होता है, इससे क्या कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, क्या स्कर्वी, ठीक है। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? इससे बोलते हैं रिकेट्स, क्या, इससे दो रोग होता है, एक होता है रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स, ये बच्चों में होता है, क्या रिकेट्स जो होता है ये होता है बच्चों में, ठीक है, ये हड्डी की कमजोरी होती है, ये बच्चों में होता है। और इसमें होता क्या है? एक होता है ऑस्टोमलेशिया, क्या
ऑस्टोमलेशिया, क्या ऑस्टोमलेशिया, ये किसमें होता है, वयस्क यानी एडल्ट में होता है, ठीक है, ये होता है एडल्ट यानी वयस्क में होता है। ये दोनों किसकी वजह से होता है, तो विटामिन डी की वजह से होता है, ठीक है। विटामिन ई की वजह से क्या होता है, बांझपन, क्या होता है मित्रों, बांझपन, क्या बांझपन यानी जनन प्रक्रिया का कम हो जाना, इसे बोलते हैं बांझपन, ठीक है। विटामिन सी, स्कर्वी, विटामिन डी ये केमिकल नहीं पूछ लेगा तो आपको बताना है कैल्सीफेरॉल, क्या कैल्सीफेरॉल। इससे पता हो जाए आपको विटामिन डी लेने के लिए हड्डी कमजोर हो जाती है तो आपको कैल्शियम की गोली लेनी पड़ती है, उससे याद रखिएगा कैल्सीफेरॉल, ठीक है। रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल विटामिन ए को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया आपको मैंने, फिर विटामिन सी, डी, ई और एक विटामिन के है, क्या विटामिन के, ठीक है। आप यहाँ देख लीजिएगा साइड में विटामिन के, क्या विटामिन के, इसको क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, क्या इसका नाम क्या है, फिलोक्विनोन, क्या फिलोक्विनोन, क्या फिलोक्विनोन, इसका क्या नाम है विटामिन के का, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये रक्त का थक्का, क्या विटामिन के हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये रक्त का थक्का बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर विटामिन की हम नहीं यूज़ करेंगे तो हमारा अगर ब्लड निकल जाएगा तो ब्लड कंटिन्यूसली निकलता रहेगा, इससे हमारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। एक होता है शरीर के अंदर जो हिपेरिन पाया जाता है, क्या एक हिपेरिन होता है, ये शरीर देखो अंतर दोनों बहुत माइनर डिफरेंट है, ठीक है। हिपेरिन क्या करता है, ये जो बॉडी के अंदर हमारे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसको जमने नहीं देता है, ठीक है, उसको जमने नहीं देता है, ठीक है मित्रों, ये याद रखिएगा। हिपेरिन अलग है, ये अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग। विटामिन के हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन डी के बारे में आपको मैं बता दिया, तो आपको बता दें विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी, क्या रतौंधी, ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, ठीक है मित्रों। रतौंधी को ही बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, क्या नाइट ब्लाइंडनेस, क्या नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। ब्लाइंड मतलब जिस व्यक्ति को रात में नहीं दिखाई देता है उसी को बोलते हैं रतौंधी। विटामिन बी की कमी से यानी B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी, क्या बेरी रोग किससे होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। रिकेट्स हम तो आपको बता ही दिए विटामिन डी की वजह से होता है, ठीक है। रिकेट्स विटामिन डी की वजह से होता है। स्कर्वी आपको मैंने बताया विटामिन सी की वजह से क्या होता है, स्कर्वी होता है, ठीक है मित्रों। और आपको कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है विटामिन के दृष्टिकोण से मैंने आप सभी को ये डिस्कस किया है, ठीक है। मैं आप सभी लोगों के बीच में विटामिन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आप सभी को लोगों को डिस्कस कर दिए। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है पेपर वाला कि आखिर विटामिन ई, जो आपको मैंने बताया विटामिन ई, इसको बोलते हैं कभी कभी क्या, इसको बोलते हैं क्या, विटामिन ई को बोलते हैं ब्यूटी विटामिन, क्या ब्यूटी विटामिन, ठीक है। ब्यूटी विटामिन यानी सुंदरता का विटामिन, क्या सौंदर्य का विटामिन, क्या सौंदर्य, जब सौंदर्य का विटामिन, ठीक है। सौंदर्य का विटामिन क्या होगा, तो आपको पेपर में लिखना पड़ेगा कि विटामिन ई जो है इसको बोलते हैं सौंदर्य का विटामिन। कभी कभी विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन, क्या अगर पेपर में पूछ लिया कि आखिर किस विटामिन को हार्मोन बोलते हैं तो आपको बताना है कि विटामिन डी को क्या बोलते हैं, हम हार्मोन्स बोलते हैं, क्या विटामिन डी को हम हार्मोन विटामिन बोलते हैं। पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि आखिर निक्टोलोपिया, रतौंधी को यानी नाइट ब्लाइंडनेस को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं निक्टोलोपिया, क्या निक्टोलोपिया, क्या बोलते हैं, निक्टोलोपिया, इसी को रतौंधी बोलते हैं, यानी रात्रि में जो नहीं दिखाई देता है उसी को ही बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस यानी निक्टोलोपिया। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि आखिर घाव भरने में किस विटामिन का यूज होता है। घाव भरने मतलब विटामिन सी जो होता है ये घाव भरने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या घाव भरने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको बता दें जो विटामिन सी होता है ये कहाँ पाया जाता है, अधिकतर पाया जाता है खट्टे फलों में, किसमें, खट्टे जो सिट्रस फूड होते हैं यानी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी मिलता है, क्या विटामिन सी जो है ये खट्टे फलों में मिलता है। और विटामिन ए किसे मिलता है, आपका सवाल जायज़ बनता है। विटामिन ए जो है ये मिलता है किसमें, गाजर में, क्या गाजर में। पूछता है कि गाजर में यानी गाजर में क्या मिलता है, कैरोटीन, क्या कैरोटीन, गाजर में क्या मिलता है,
कैरोटीन, ठीक है। कैरोटीन कैसे मिलता है? गाजर में मिलता है, ठीक है। विटामिन ए किससे मिलता है? कैरोटीन, ठीक है। आपको कुछ और जो बातें थी इसमें हम आपको लमसम सभी बातें चर्चा कर लें। कभी कभी पूछता है कि विटामिन डी, आखिर विटामिन बी, विटामिन सी सबसे खोज करता है कि ना पूछता है? आपको सबसे पहले याद रखना है कि विटामिन से खोज करता। आपको हम बता दीजिए कि विटामिन की खोज किसने किया? फंक। क्या? विटामिन की खोज फंक ने किया। पूछ लेगा मान लो विटामिन बी की खोज किसने किया? आपको मानना है मैकुलन। क्या? मैकुलन ने ये विटामिन बी की खोज किया। पूछ लेगा विटामिन डी की खोज किसने किया? तो आपको क्या बताना है? हॉपकिंस। क्या मित्रों? हॉपकिंस। हॉपकिंस जी ने विटामिन डी की खोज की। इससे आगे विटामिन में कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं बन सकते। जो क्वेश्चन बन रहे हैं ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों के बीच में मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। आइए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आपका ये अगला क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि आवर्त सारणी, मित्रों पेरियाडिक टेबल, क्या? पेरियाडिक टेबल का आविष्कार किसने किया? क्या? इसका आविष्कार, इसका इन्वेंशन किसने किया? इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। हम इसमें यही इस तरीके से इस पीपीटी को डिजाइन किए हैं कि इसमें आपका समस्त जीके, स्टैटिक जीके और जीएस इसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया। अब देखिएगा इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है मेंडलीफ। क्या मित्रों? मेंडलीफ। सेकंड क्या है? मोजले। क्या? मोजले। थर्ड ऑप्शन क्या है? डोब्राइनर। क्या? डोब्राइनर। और फोर्थ क्या दिया गया है? न्यूलैंड। क्या दिया गया है? न्यूलैंड, ठीक है। आप देख लीजिएगा इसमें पहला ऑप्शन मेंडलीफ, सेकंड मोजले, थर्ड डोब्राइनर और फोर्थ क्या है? न्यूलैंड। तो आपका लिखा आवर्त सारणी का आविष्कार। इसमें आपको बताना है कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? मेंडलीफ ने किया। लेकिन यहाँ तक बात नहीं खत्म होती है। बात आपकी जो है इसके आगे भी कहीं जा करके बहुत चीजें डिस्कस करनी है। अभी ये देख लीजिएगा मेंडलीफ की आवर्त सारणी जब बनी थी तो इसमें कभी कभी पूछता है कितने तत्व थे, आपको बताना है 63, ठीक है। मोजले की जो आवर्त सारणी है यही आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते हैं। इसमें आवर्त सारणी में 114 प्लस तत्व हैं, कभी 118 मान सकते हैं, 118 प्लस हम लिख दिए। डोबेराइनर इसमें त्रिक नियम बताए थे। क्या बताए थे? इसका दो ही त्रिक है। क्या? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये एक ये है। और आपको बता दें कि न्यूलैंड चाचा जो दिए थे, न्यूलैंड साहब जो दिए थे ट्रिक, ठीक है। इसमें कितने तत्व थे पेपर पूछा गया है कि आखिर न्यूलैंड के अष्टक नियम में कितने तत्व थे। तो आपको बताना है इसमें 63 है। ये न्यूलैंड वाला जो है ऑप्शन आपको कुछ बताते चलिएगा। आपको हम आवर्त सारणी के बारे में अगर बताएं तो आवर्त सारणी में आपको जो स्लाइड लगी है अंदर लगी हुई आवर्त सारणी के बारे में आप लोग देख लीजिएगा आवर्त सारणी, ठीक है। आइएगा हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसी तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में कितनी आवर्त हैं? क्या? कितने आवर्त हैं? पहला ऑप्शन है 7, सेकंड है 18, थर्ड है 10। क्या? थर्ड क्या है? 10, ठीक है। आइए आपको दिखाते हैं हम आवर्त सारणी इसी के लिए हम आप लोगों के लिए बीच में आवर्त सारणी जरूर लेके आएंगे। आप लोग इसको देखिएगा, ये आवर्त सारणी है, ठीक है। इसमें पूछा गया है आवर्त कितने हैं, कितने आवर्त हैं और कितने, देखिएगा यहाँ पर टोटल मिला के 7 आवर्त हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कितने आवर्त हो गए? 7 क्या हो गए? आवर्त। क्या? 7 हो गए आवर्त, ठीक है। अच्छा पूछे कितने वर्ग? ये जो 36 लाइनें हैं ये आपकी आवर्त हैं। ये जो वर्टिकल्स यानी ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं ये 18 लाइनें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18। ये 18 क्या है? 18 क्या है? ये वर्ग है। क्या? 18 क्या है? वर्ग। इसमें आपको बता दें कि जो लास्ट वाला वर्ग है यानी जीरो समूह, ये जीरो समूह जो है ये है क्या? अक्रिय गैस है। क्या पूछता है पेपर में? अक्रिय गैस किसमें है? आपको बताना क्या है? अक्रिय गैस जीरो वर्ग में है, ठीक। पूछता है कि आखिर इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हैलोजन वर्ग है। क्या? हैलोजन वर्ग। आपको ये दिख रहा होगा ये वाला वर्ग 17वां वर्ग क्या है? ये है हैलोजन। क्या? हैलोजन वर्ग। क्या मित्रों? हैलोजन वर्ग ये 17वां वर्ग है, ठीक है। और पूछता है पेपर में कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। क्या? सबसे हल्की धातु कौन सी है? ये आपको बताना है कि लिथियम। ये सबसे क्या है? हल्की, सबसे हल्की है ये लिथियम। कभी पूछता है कभी कभी सबसे भारी धातु क्या है? सबसे भारी धातु क्या है? तो आपको क्या बताना है? ओस्मियम। क्या? ओस्मियम ये जो है सबसे भारी धातु है। क्या? सबसे भारी धातु है। ओस्मियम क्या है कि सबसे भारी धातु है। क्या? सबसे भारी धातु है। आपको बता दें कि ए इधर फर्स्ट ए और सेकंड ए ये एस ब्लॉक में आता है,
ये पूरा आपका जो है इधर का पी ब्लॉक में आता है। किस ब्लॉक में है ये पूरा? ये आपका पूरा पी ब्लॉक में है। यस पी ये ब्लॉक है पूरा आपका डी ब्लॉक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डी ब्लॉक है। ये जो नीचे दिया गया है लैंथनम एंड रेक्टेनम ये आपका यह ब्लॉक है। क्या? यह ब्लॉक है। इस सीरीज के बारे में हम अच्छी तरीके से एक दिन इसको लेके आएंगे, आपको डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल आखिर कैसे पूरा है डिजाइन किया गया। ठीक है, आइए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसका ऑप्शन को देख लीजिएगा। क्या इसमें ऑप्शन दिया गया है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं आपको बताना है। 7 आवर्त है। कितने वर्ग हैं आपको बताना है। 18 वर्ग हैं। ठीक है, आपको बता देना। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंगूर की खेती। क्या? अंगूर की खेती, अंगूर की खेती का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? अंगूर की खेती का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पहला है विटिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर और पिसीकल्चर। ठीक है, आपको बता दें कि अंगूर की खेती जो है ये विटिकल्चर के अंतर्गत होती है। ठीक है, और बाकी ऑप्शन आप देख लीजिएगा। सेरिकल्चर मतलब होता है यहाँ पर रेशम कीट। क्या? रेशम कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है। आगे है एपी। एपी मतलब क्या होता है? मधुमक्खी, यानी मधुमक्खियों का अध्ययन किसमें होता है? इसमें होता है मधुमक्खियों का अध्ययन जो होता है ये होता है एपीकल्चर में। थर्ड क्या है? पीसीकल्चर। पीसी यानी यहाँ मत्स्य पालन का अध्ययन होता है। यहाँ पे हम धीरे धीरे आपको ऐसे पढ़ाते चलेंगे, आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है, आइए इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये एक है मिलियन सीरीज। ठीक है, ये बहुत अच्छी सीरीज है, इसको हम प्रयास करेंगे कल से आप लोगों के लिए 2-3 सीरीजें लेके आएंगे। देखिएगा यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया है कि भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का और विश्व का मैनचेस्टर। ठीक है, मैनचेस्टर मतलब होता है सूते वस्त्रों का उद्योग। भारत का जो मैनचेस्टर है इसको बोलते हैं, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का और विश्व का। भारत का मैनचेस्टर कहाँ पे है आपको बताना है कि भारत का मैनचेस्टर कहाँ पे? अहमदाबाद। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहाँ बताएंगे आप? उत्तर भारत का मैनचेस्टर बताएंगे कहाँ पे? कानपुर। कानपुर कहाँ पे है? यूपी में। अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में। क्या है? गुजरात में है। ये कहाँ पे है? यूपी में। ठीक है, पूछेगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपको माना है कोयम्बटूर। क्या है? कोयम्बटूर। और विश्व का मैनचेस्टर आप लोगों को पता ही होगा ये कहाँ पे? इंग्लैंड में। क्या? इंग्लैंड में। देखिए ये सीरीज हम आप लोगों के बीच जैसे लाते रहेंगे, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट। क्या? सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में बताया गया है? किस अनुच्छेद? आर्टिकल हम आपको धीरे धीरे सब याद करा देंगे, जैसे कि आपको पिछले क्लास में बताए हुए थे कुछ आर्टिकल। आज यहाँ पर हम कुछ आर्टिकल आप लोगों के बीच में डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में इसके बारे में बताया गया। ठीक है, आपको हम कुछ और बता दें कि हाई कोर्ट। क्या? हाई कोर्ट के बारे में किसमें डिस्कस किया गया है? भारत का एक उच्च न्यायालय हो गया, ये बताया गया आर्टिकल 214। लेकिन उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। क्या? उच्च न्यायालय क्या होगा? एक अभिलेख न्यायालय होगा। ये किसमें बताया गया है? ये बताया गया है 215 में। लेकिन इसी के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय होगा, तो वो किसमें बताया गया? 129 में। क्या? आर्टिकल 129। क्या? आर्टिकल 129 बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या होगा? एक अभिलेख न्यायालय होगा। क्या? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये आर्टिकल 129 में होगा। आर्टिकल 360 में आपको बता दें, इसमें बताया गया है वित्तीय आपात। क्या? वित्तीय आपातकाल। ये पूछा जाता है कि आज तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? आपको लगाना है कि 0 बार। क्या? 0 बार। आज तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगाएगा। ठीक है, आपको बता दें कि आर्टिकल 352, 356, 360 यही तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 352 में आपको बताया जाएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल। क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल ये कितनी बार लगाया गया मित्रों? ये लगाया गया है 3 बार। क्या? ये सब याद रखिएगा। 356 ये राजकीय आपातकाल। क्या? राजकीय आपातकाल। ये राज्यपाल के आदेशानुसार राष्ट्रपति राज्यों में आपातकाल लगाते हैं। 360 आपको बता ही दिए वित्तीय आपातकाल। ठीक है, आपको बता दें कि जो आपातकाल होता है ये सबसे ज्यादा क्या पूछेगा? सबसे ज्यादा आपातकाल कहाँ लगा है? यूपी में। सबसे ज्यादा कहाँ लगा है? यूपी में। कितनी बार? 10 बार। सबसे ज्यादा कहाँ लगा है? यूपी में। कितनी बार? 10 बार। लेकिन सबसे ज्यादा समय तक पूछेगा, सबसे ज्यादा समय पूछेगा, आपको लगाना है कहाँ? पंजाब में। कहाँ पे लगाना है? पंजाब। ठीक है, इससे बाहर इसमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। हम आपको इसी तरीके से स्लाइड कराते रहेंगे, आप लोग धीरे धीरे सब कुछ याद कर लीजिएगा। ये आपको देख लीजिएगा, जो
ये त्रिक नियम है, डोबेनाइरर का त्रिक नियम, ये कब आया था? डोबेनाइरर का त्रिक नियम जो है ये ये आया था 1829 में। त्रिक नियम को ही ट्रायड नियम कहते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है 1867 में आया था, इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। अष्टक नियम सारे गामा पधानी पे है, पाधा निशा जो संगीत के स्वर हैं, सातों स्वर उसी में है। हम आपको एक दिन इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1869 में बनी, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी जर्मन पत्रिका में प्रकाशित कब हुई? 1872 में। जर्मन पत्रिका, क्या? जर्मन पत्रिका। इसलिए आप विशेष ध्यान, यही पेपर पूछता है कि जर्मन पत्रिका में कब प्रकाशित हुई, आपको बताना है 1872 में। ये किस पे डिपेंडेंट है? ये परमाणु भार पे है, ठीक है। मोजले की आवर्त सारणी 1913 में आई, ये परमाणु क्रमांक पे। ये तीनों जो है डोबेनाइरर, न्यूलैंड और मेंडलीव की आवर्त सारणी, ये किस पे डिपेंडेंस है? ये है परमाणु द्रव्यमान, क्या? परमाणु भार या द्रव्यमान, क्या? परमाणु भार या द्रव्यमान पे ये निर्भर करती। पूछता है पेपर में कि आखिर परमाणु भार पे कौन कौन सी आवर्त सारणी में, आप बताएंगे डोबेनाइरर, न्यूलैंड और मेंडलीव की आवर्त सारणी, ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी ये आपको दिया गया है। न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है। न्यूलैंड का अष्टक नियम पूछता है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम कहाँ से चालू होता है? हाइड्रोजन से चालू होता है। कहाँ तक है? ये पूरा आपका थोरियम तक। कहाँ पे है? थोरियम तक, ठीक है। पूछता है कि इसमें कहाँ तक नियम लागू है? ये कैल्शियम तक इस नियम को फॉलो किया गया, उसके बाद ये नियम फॉलो नहीं हो पाया। क्या है? उसके बाद पूछता है कि कोबाल्ट और निकल को इसमें एक साथ रखा गया। कोबाल्ट और निकल का जो गुण है, ये गुण आपका मिलता है किससे? फेरस यानी आयरन से मिलता है, लेकिन इसको आयरन के साथ न रख करके इसको कोबाल्ट और निकल को ये हाइड्रोजन इसमें रखा गया। ये कौन सा ग्रुप? हैलोजन। अभी आपको क्या बताए थे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्या है? ये हैलोजन ग्रुप है, क्या? हैलोजन ग्रुप है, इनके साथ रखा गया था। ये इसकी डेमेरिट है, क्या नहीं? अवगुण था, ठीक है। इसीलिए ये सक्सेस नहीं हो पाई। इसमें आगे हम लोग जो क्लास करेंगे, अगली क्लास, ये आप लोग पहले टेबल ध्यान से देखिएगा, थोड़ा देखिएगा, याद करिएगा। अगर ना याद हो, हम उसके लिए हैं ही। आप जाते जाते आपको बता दें कुछ फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज, क्या? फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज देख लीजिएगा। 1 फरवरी, क्या? 1 फरवरी क्या मनाते हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड डे, क्या? इंडियन कोस्ट गार्ड डे, क्या? इंडियन कोस्ट गार्ड डे, क्या? 1 फरवरी मनाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 2 फरवरी 1971 में आपको पता होगा रामसर समझौता हुआ था ईरान में। कहाँ पे? ईरान में एक समझौता क्या हुआ था? रामसर समझौता, क्या? रामसर समझौता हुआ था। इसी के लिए 2 फरवरी को मनाते हैं, क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस, क्या? आर्द्र भूमि डे 2 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि 4 फरवरी क्या मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कैंसर दिवस, क्या? कैंसर डे, क्या है? कैंसर। पूछता है इसकी थीम क्या है, आपको बताना है क्लोज द केयर गैप, क्या? क्लोज द केयर गैप। पेपर में पूछा गया है कि आखिर इसकी थीम क्या है, क्लोज द केयर गैप, ठीक है। इसके बाद आपको बता दें 13 फरवरी के 2 डेज है, बहुत इंपॉर्टेंट डेज है। एक है महिला दिवस, क्या? राष्ट्रीय महिला दिवस, क्या? राष्ट्रीय महिला दिवस ये है जो ये सरोजनी नायडू जी के, भारत कोकिला इनको बोलते हैं, इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में, सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? भारत कोकिला, क्या? भारत कोकिला, क्या बोलते हैं मित्रों? भारत कोकिला, ठीक है। ये हो गया। आपको बता दें 13 फरवरी मनाते हैं रेडियो डे, क्या? विश्व रेडियो डे, क्या है? विश्व रेडियो डे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट डेज आपको और ध्यान रखना है, क्या? कि एक इंपॉर्टेंट डेज है आपका कि 28 फरवरी, क्या? 28 फरवरी इस दिन क्या मनाते हैं? साइंस डे, क्या? साइंस डे यानी विज्ञान दिवस, साइंस डे यानी विज्ञान दिवस, क्या? विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं, 28 फरवरी। ये राष्ट्रीय है, ठीक है। जब पूछेगा अंतरराष्ट्रीय साइंस डे, आपको मानना क्या है? आपको मानना है 10 नवंबर, क्या? 10 नवंबर, ठीक है। ये नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट से डेज थे, हम आपके बीच में जो चर्चा की है, ठीक है। इसी के साथ अपनी क्लास का हम समापन करते हैं। जय हिंद मित्रों, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा। जो कुछ समझ में आपको नहीं आएगा हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिएगा, हम आपको अपने तरीके से जो उचित हो पाएगा आपको हम निर्णय करेंगे, ठीक है। जय हिंद।